सुप्रभात विद्यार्थियों, साई राम। आज हम अपने इस कालांश में क्या देखेंगे? व्याकरण देखेंगे, हिंदी व्याकरण। तो बच्चों चलो हम अपने व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। अब जैसे आपके सामने उदाहरण के रूप में कुछ शब्द लिखे हैं। प्र जमा हार, क्या हो गया? प्रहार। प्र जमा मतलब प्र प्लस हार, क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है? वार या मार। ठीक है, तो प्र हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और उसी प्रकार हम प्रत्यय। आज हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा देखो, आ प्लस हार, क्या हो गया? आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? आ है। हार में हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? आहार। तो आ हमारा क्या है? उपसर्ग है। अब सफल। अब स जमा फल, तो हमने फल में स उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया? वह सफल। तो इस प्रकार आज हम उपसर्ग देखेंगे और उसके आगे हम प्रत्यय भी देखेंगे। चलो बढ़ते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जिसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हो, ठीक है। जो शब्दांश शब्दों से जुड़कर उनका या तो अर्थ बदल डालते हैं या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या? वो शब्दांश जो पहले जुड़कर अर्थ का जो शब्द है उसका अर्थ बदल देते हैं या उनमें एक विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने देखो उदाहरण के रूप में दिया है, प्र जमा बल, क्या हो गया? प्रबल। सम प्लस हार, संहार। हार, हार का अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, एक हार फूलों की मालाएं और दूसरा अर्थ होता है हार मतलब पराजित। लेकिन संहार हो गया तो मतलब किसी को मारना। तो अलग अलग अर्थ उत्पन्न कर देता है। उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब देखते हैं बच्चों, ये आपको परीक्षा में किस प्रकार के आते हैं? आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए या दिए गए शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अन्य भाषाओं के उपसर्ग। आगे प्रमुख उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्द आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको कभी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। आपको केवल यही पूछा जाता है कि दिए गए वाक्यों में से उपसर्ग अलग कीजिए या मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है, और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब जैसे आपके सामने उदाहरण है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग और उदाहरण जैसे अ से क्या? अनाथ, अभाव, अगम। अगर मैंने नाथ शब्द में अ लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया? अनाथ। भाव शब्द में अ लगा दिया तो क्या हो गया? अभाव। गम शब्द में अ लगा दिया उपसर्ग तो क्या हो गया? अगम। तो उसी प्रकार नीचे अन, अन उपसर्ग से शब्द अनजान, अनमोल, अनगढ़। अब जैसे जान शब्द में अन लगा दिया तो अनजान हो गया, मोल शब्द में अन लगा दिया तो अनमोल, अनगढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगा दिया मतलब गढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? अनगढ़। उसी प्रकार नीचे अध, अध जला, अध पका, अधमरा। कु, कुकर्म, कुपुत्र, कुमार्ग मतलब कर्म। कर्म में कु लगा दिया तो कुकर्म, पुत्र में कु लगा दिया तो कुपुत्र, मार्ग में कु उपसर्ग लगा दिया तो कुमार्ग। उसी प्रकार सु, सुपुत्र, सुअवसर और सुमार्ग। तो ये होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। उसी प्रकार हमारे संस्कृत के उपसर्ग जैसे
सुकर्म, सुशिक्षित, सुकर। प्रबल, प्रगति, प्रस्थान। परा, परा उपसर्ग लगाने से जय में परा उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? पराजय। क्रम में परा उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? पराक्रम। भव में परा उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? पराभव। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार उपसर्ग अप, अपमान, अपयश, अपकीर्ति। सम, सम के नीचे देखो बच्चों, म के नीचे ऐसा हलंत है, तो वह शब्द, वह अक्षर हमारा क्या होता है? आधा होता है। जैसे संपूर्ण, संयोग, संवाद। ठीक है, तो ये हो गए संस्कृत के। अब अन्य भाषाओं के उपसर्ग, जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है ब उपसर्ग से क्या शब्द बन रहे हैं? बनाम, बदौलत। बद से बदनाम, बदबख्त। बे से बेचैन, बेईमान। हमसाया, हमराज। हर एक, हर रोज। गैर, गैर काम, गैर हाजिर। तो इस प्रकार हमारे उपसर्ग बनके तैयार होते हैं। अब जैसे आपको दे दिया गया कि बदनाम, बदनाम में से उपसर्ग अलग कर कर लिखिए, तो क्या लिखोगे? बद जमा नाम, मतलब बद प्लस नाम क्या हो गया? बदनाम। तो इस प्रकार आप अपने उपसर्ग पहचान सकते हो। अब विदेशी, मतलब और भी प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक विदेशी उपसर्ग आते हैं, जैसे कम, कमसीन, कम अक्कल, कमजोर। ना, तो ना लगाएंगे तो नालायक, नाकाम, नाखुश, नापसंद। पहले वाले में मैंने ना नहीं आपका प्रयोग किया आपको समझाने के लिए। अब जैसे लायक, लायक में ना लगा दिया तो क्या हो गया? नालायक। नाकाम, नाखुश, नापसंद। अब ला, लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, लाचार। हर, हर एक, हर दिल, हर पल, हर दिन। ठीक है बच्चों, अभी एक में हर उपसर्ग लगाया तो हर एक, दिल में हर उपसर्ग लगाया तो हर दिल, पल में हर उपसर्ग लगाया तो हर पल। ठीक है, उसी प्रकार हम उपसर्ग लगा सकते हैं। आगे देखें, आगे हम देखेंगे हमारे प्रत्यय को। उपसर्ग तो बहुत आसान था, उसी प्रकार हमारा प्रत्यय भी बहुत ही आसान है। प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। उपसर्ग कभी भी कहाँ लगते हैं बच्चों? शब्द के आगे। और हमारा जो ये प्रत्यय है वह कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। देखें, मूल शब्द के अंत में यानी पश्चात जो शब्दांश लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो हमारा मूल शब्द है उसके पीछे, मतलब अंत में जो लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे आपके पास मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ, शानदार, सुंदरता और गुणवान। अब इसमें क्या प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है, हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने ये शब्द इस प्रकार बनते हैं, जैसे शान जमा दार, तो क्या हो गया? शानदार। तो बच्चों, इसमें अगर आपसे पूछा गया शानदार में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय हमेशा शब्दांश के कहाँ लगते हैं? अंत में। तो शान में हमने क्या प्रत्यय लगाया है? दार प्रत्यय लगाया है, तो वो हो गया हमारा शानदार। सुंदर जमा तार, ता, सुंदर जमा ता, तो क्या हो गया? सुंदरता। तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या है? ता प्रत्यय है। गुण जमा वान, तो क्या हो गया? गुणवान। उपर्युक्त शब्दों के अंत में क्रमशः दार, ता, वान प्रत्यय लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रत्यय हुए। आपको बोला जाएगा मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या है इसमें? शान, सुंदर और गुण। तो ये हमारे क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। और इसमें हमने प्रत्यय क्या लगाया है? दार, ता और वान प्रत्यय लगाए हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बच्चों, आपको प्रकार तो पूछा नहीं जाता, लेकिन तद्धित और कृदंत बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय
क्रिया के अंत में जुड़ जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा या विशेषणों के निर्माण से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रत्यय के माध्यम से हम कृदंत भी देख रहे हैं। ठीक, कैसे? कृत प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा या विशेषणों के निर्माण से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे बच्चा तो बचपन, दया तो क्या हो गया? दयालु। तो ये हमारा क्या हो जाता है? कृदंत। बचपन और दयालु हमारा क्या हो गया? कृदंत हो गया। ठीक है, आगे देते हैं। कृदंत के 4 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालीन कृदंत। पहले 2 के बारे में देखते हैं। बच्चों, इसका आपको कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको ये देखना है यहाँ कि वर्तमानकालीन कृदंत में कौन से प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? मान और ता प्रत्यय होते हैं। देखो, वर्तमानकालीन कृदंत में धातु के अंत में मान अथवा ता प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे अपमान, गतिमान, मान प्रत्यय जुड़ा, दाता और मारता। तो इसके माध्यम से आपको प्रत्यय बताया जा रहा है कि मान और ता प्रत्यय जो वर्तमानकालीन कृदंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, तो कौन से शब्द बनते हैं। जैसे अपमान, गतिमान, दाता, मारता आदि। दूसरा है भूतकालीन कृदंत। इसमें ई प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? ई प्रत्यय। भूतकालीन कृदंत में क्रिया के अंत में ई प्रत्यय लगाया जाता है। वर्तमान काल में धातु के अंत में लगता है और भूतकालीन में क्रिया के अंत में लगता है। उदाहरण, गिरी, आई, बिगड़ी, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई ना। गिरी ई प्रत्यय, आई ई प्रत्यय, बिगड़ी ई प्रत्यय। 2 देखे हमने। अब हम देखते हैं भविष्यकालीन कृदंत। इसमें वाला लगता है। क्या लगता है? वाला प्रत्यय लगता है। भविष्यकालीन कृदंत में क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय लगता है। अब जैसे हमने गाने के आगे हमें प्रत्यय लगाना है, तो गाने वाला, फूल वाला, आने वाला आदि। तो ये हो गए हमारे भविष्यकालीन कृदंत। अब चौथा, पूर्वकालीन कृदंत, जिसमें कर लगता है। तो पूर्वकालीन कृदंत में मुख्य क्रिया के अंत में कर जुड़ता है। जैसे चलकर, लेकर, गाकर आदि। अब जैसे यहाँ चल, चल में हमने कर प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? चलकर। ले, ले में हमने क्या प्रत्यय लगाया? कर प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? लेकर। गा, गा में हमने क्या प्रत्यय लगाया? कर, तो क्या हो गया? गाकर। तो बच्चों, इस प्रकार एग्ज़ाम में आपको प्रत्यय पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? मैं हर बार बता रही हूँ कि ऐसे पूछे जाएंगे कि जैसे गाने वाला दे दिया गया और आपको पूछा गया मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो मूल शब्द और प्रत्यय जब आपको अलग करके लिखना है तो कैसे लिखोगे? मूल शब्द क्या है इसमें? गाने, और वाला क्या है? प्रत्यय। तो गाने हमारा मूल शब्द है, वाला हमारा प्रत्यय है। तो इस प्रकार बन गया गाने वाला। ठीक है, अब आगे देखें। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय मूल शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कहाँ? मूल शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब जैसे पा, पन, आई, तो बुढ़ापा, मोटापा, पन से लड़कपन, बचपन, अपनापन। आई से पिलाई, चतुराई, बुराई और गहराई। आई आई प्रत्यय आ गया ना। अब जैसे पन, लड़कपन, तो पन हमारा प्रत्यय हुआ। बचपन, बच में पन लगाया तो हमारा क्या हो गया? बचपन। अपमान, अपमान में पन लगाया तो क्या हो गया? अपना में पन लगाया तो क्या हो गया? अपनापन।
तो इस प्रकार हमारा ये कौन सा प्रत्यय हो गया, भाववाचक तद्धित वाला प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े उन्वाचक, जिसमें ई, अब जैसे रस्सी, टोकरी, ठीक है, इया, खट, खट में इया लगा दिया तो क्या हो गया, खटिया। डिबिया, आ, भूखा, प्यासा, प्यारा, भूख में आ लगाया तो भूखा, प्यास में आ लगाया तो प्यासा, प्यार में आ लगाया तो प्यारा। बच्चों ये 6th 7th 8th में हम पढ़े हैं, ठीक है, और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी 6ठी कक्षा में पढ़े हैं, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी 6ठी और 7वीं में पढ़े हैं, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हैं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक से पढ़ते चले आ रहे हैं। कृतवाचक तद्धित आर, जिसमें सुन में आर लगा दिया तो क्या हो गया, सुनार। लुहार, गर, कारीगर, कारी में हमने गर लगा दिया तो क्या हो गया, कारीगर। बाजी में हमने गर लगा दिया तो क्या हो गया, बाजीगर। संबंधवाचक तद्धित, जैसे जा, ठी, हाल, भतीजा, अंगूठी, ननिहाल। अंगू में ठी लगा दिया तो अंगूठी, ननी में हाल लगा दिया तो हाल। इस प्रकार हो गए। अब गणवाचक तद्धित, जैसे हम बोलते ना ला, पहला, दूसरा, गण, गण मतलब गिनती रूप के रूप में गिना जाता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, तो उसी प्रकार पहला, ला हमारा क्या हो गया, प्रत्यय, दूसरा, तीसरा, चौथा में था, पांचवा में वा, सातवां में वा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको प्रत्यय दिखा भी दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार आप प्रत्यय लगा सकते हो, किस प्रकार आप अलग कर सकते हो। बच्चों इसे अपने नोटबुक में अगर आप लिख के रख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इन्हीं शब्दों में से ही आता है। सादृश्यवाचक तद्धित सा, जैसे काला सा, हरा, सुनहरा, आपको दे दिया जाएगा सुनहरा। सुनहरा में से प्रत्यय अलग करके लिखो तो क्या लिखोगे, सुन प्लस हरा, सुनहरा। हो गया ना आसान। आगे बढ़े। गुणवाच्य लू, कृपालु, कृपा में कौन सा प्रत्यय लगा है, लू। दयालु, दया में कौन सा प्रत्यय लगा है, लू। वान, रूपवान, दयावान। ई, क्रोधी, क्रोध में हमने क्या लगाया, ई। अब आपको दिया गया क्रोधी, क्रोधी में से प्रत्यय अलग करके लिखिए, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, क्रोध जमा ई, मतलब क्रोध प्लस ई बराबर क्या हो गया, क्रोधी। अपराधी, ठीक है, अपराध प्लस ई क्या हो गया, अपराध प्लस ई, मतलब अपराध जमा ई बराबर अपराधी। लोभ प्लस ई मतलब लोभी, तो लोभ हमारा मूल शब्द हो गया, ई हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब इल, जटिल, पंकिल, स्वप्निल। इन, शौकीन, ग्रामीण और कुलीन। ठीक है, कुल जमा इन तो क्या हो गया, कुलीन। ग्राम जमा इन तो क्या हो गया, ग्रामीण। शौक जमा इन तो क्या हो गया, शौकीन। अब स्थानवाचक तद्धित वाला, दूध वाला, मिठाई वाला। और स्थान ई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती। पंजाबी, पंजाब जमा ई, पंजाबी। बंगाल जमा ई, बंगाली। गुजरात जमा ई, गुजराती। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारे प्रत्यय अन्य तद्धित कैसे होते हैं, निम्नलिखित तद्धित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। शाली, प्रभावशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली। इक, देखो बच्चों, इक प्रत्यय इतिहास दिया जाता है आपको लिख के और बोला जाता है इसमें प्रत्यय लगाइए, तो आप बहुत खुशी से प्रत्यय लगा देते हो, लेकिन आपकी जो मात्राओं की गलती हो जाती है। तो ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं ये देखिए, ऐतिहासिक। ठीक है, इक प्रत्यय लगा है। सामाजिक, इक प्रत्यय लगा है। विज्ञान में
प्रत्यय लगा है तो वैज्ञानिक, इतिहास, समाज और विज्ञान, इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। एक प्रत्यय लगकर वह यह रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। ठीक, इसके पहले ऊपर वाले हमने उपसर्ग पढ़े थे ना, तो क्या करना है, हमें उपसर्ग अलग करके लिखना है। कैसे, स्वतंत्र, स्व जमा तंत्र, स्व हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। सबल, स जमा बल, तो स हमारा उपसर्ग। साक्षात्कार, साक्षात जमा कार, त के नीचे हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि त जो है हमारा आधा है। अगर हलंत लगा देते हैं तो वहाँ पे वो शब्द, हमारा जो अक्षर है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। अधोमुख, अधो जमा मुख, अधिकार, अधि जमा कार, बदसूरत, बद जमा सूरत, प्राचीन, प्रा जमा चिन, खुशदिल, खुश जमा दिल। तो बच्चों यहाँ में जमा प्लस को हम हिंदी में जमा कहते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, स्वतंत्र का स्व प्लस तंत्र, तो वहाँ पे मैंने जमा शब्द बोला है। तो ये रहे हमारे उपसर्ग। तो ये मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि यह दो प्रकार के पूछे जाएंगे। अब जैसे आपको बच्चों दे दिया गया स्वतंत्र और उसमें पूछा गया कि आप उपसर्ग अलग करके लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, स्व जमा तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। आपको ऐसे दिया भी जा सकता है तंत्र शब्द, और बोला जाएगा इसमें उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, तो आप स्वतंत्र। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के तौर पे दे दिया गया प्राचीन, जिसमें से आपको दे दिया गया चीन, चीन में क्या लगाना है, हमें उपसर्ग लगाना है, तो क्या हो गया, प्रा जमा चीन, तो हमारा हो गया प्राचीन, तो प्रा हमारा उपसर्ग है। उसी प्रकार हम किसके बारे में देखते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय आपको कैसे पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, झगड़ा दिया, पंजाब दिया, टोपी दिया और मनुष्य दिया। तो झगड़ा, झगड़ा में हमने क्या लगाया, आलू, तो क्या हो गया, झगड़ालू। पंजाब, अन लगाया तो पंजाबन, और ई भी लगा सकते हैं, पंजाबी। ठीक है, टोपी, टोपी में वाला लगा दिया तो क्या हो गया, टोपी वाला। मनुष्य, मनुष्य में ता लगा दिया तो क्या हो गया, मनुष्यता। तो इस प्रकार प्रत्यय, ऊपर हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय, तो क्या पूछा जाता है, नीचे लिखे शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। प्रत्यय लगाना है और नया शब्द बनाना है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपको शब्द दिया जाएगा और बोला जाएगा मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर दीजिए। तो यह हमें प्रश्न के प्रकार पूछे जाते हैं जो 2 अंकों से संबंधित होते हैं। 2 अंकों से मतलब परिच्छेद में से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से भी आपको ढूंढ के लिखने के लिए कहते हैं, और नहीं तो अलग से आपको शब्द दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय आज हमने देखा। आज के कालांश के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया हो गया। अगली कक्षाओं में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।